स्टूडेंट्स, आज हम अपने रिटेल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर से अपना डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग। किसी भी बिज़नेस के लिए कस्टमर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसके अलावा बिज़नेस को बढ़ाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्रोडक्शन को बढ़ाना एंड सर्विस क्वालिटी को बढ़ाना है, ताकि हम मार्केट में खुद का सर्वाइवल इंश्योर कर सकें। मैन्युफैक्चरर्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर बेस्ड होंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पर काम करते हैं, इसलिए भी अलग अलग प्लेसेस पर बेस्ड लोगों को सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करवा सकते। सो दे सेल दियर प्रोडक्ट्स टू होलसेलर, जो लार्ज क्वांटिटीज़ में उनसे माल खरीद लेते हैं और फिर रिटेलर्स को स्मॉलर क्वांटिटीज़ में बेचते हैं। तो एक चेन बन गई जिसमें होलसेलर मैन्युफैक्चरर से माल खरीदेगा और फिर आगे रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर फर्दर इस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक उनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पहुंचाएंगे। सो कस्टमर्स तक माल पहुंचाने के लिए रिटेलर की ज़रूरत पड़ती है। रिटेलर एक ऐसा लिंक है जो कस्टमर्स तक प्रोड्यूस्ड गुड्स को पहुंचाता है। इस रिटेलिंग की कंसेप्ट में समय के साथ साथ बहुत चेंजेस आए हैं। आजकल कुछ रिटेलर्स एक सिंगल आइटम सेल करते हैं, कुछ मल्टीपल आइटम सेल करते हैं, कुछ वैरायटी ऑफ ब्रांड्स में डील करते हैं और कुछ इंटरनेट की मदद से बहुत से कस्टमर्स को माल ऑनलाइन भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा रिटेलिंग आज केवल प्रॉफिट अर्निंग तक ही सीमित नहीं है। रिटेलिंग की कंसेप्ट में इतने चेंजेस आने के कारण ही आज इसे सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। अगर हम रिटेलिंग के मीनिंग की बात करें तो रिटेल शब्द फ्रेंच शब्द रीटेलर से लिया गया है, और अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो इसका मीनिंग हम लेते हैं टू कट, टू ट्रिम और डिवाइड, पार्ट्स में डिवाइड करना। तो रिटेलिंग का मीनिंग जो हम लेंगे वो भी इसी तरह से है कि हम स्मॉलर क्वांटिटीज़ में माल को बेचना। तो रिटेलर इसमें स्मॉलर क्वांटिटीज़ में माल को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। होलसेलर से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में माल खरीदना और फिर स्मॉलर क्वांटिटीज़ में उनको बेचना। रिटेलर एंड यूज़र्स तक उनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी और रिक्वायर्ड क्वालिटी में मटेरियल को पहुंचाता है। अगर आप इस स्लाइड में इस डायग्राम को देखें तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को शो किया गया है, जिसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर आ रहा है। वहाँ से एरो दिखाया गया आपको कि माल जाएगा होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहाँ से मटेरियल जाएगा रिटेलर के पास और एंड में पहुँच जाएगा एंड कंज्यूमर्स तक। अब जब हम एंड कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो एंड कंज्यूमर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे लोग जो इस मटेरियल को अपने या अपने परिवार के यूसेज के लिए बाय करते हैं, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। रिटेलिंग में केवल आइटम्स को सेल करना ही शामिल नहीं होगा, इसमें सेल ऑफ सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम सेल ऑफ सर्विसेज की बात करें तो आप इसमें कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ड्राई क्लीनर की सर्विसेज, ब्यूटी सैलून्स, हेल्थ सेंटर्स, टेलर की शॉप एट्सेट्रा। ये सब सेल ऑफ सर्विसेज ही करते हैं। तो जब हम आज के समय में मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिटेलिंग की बात करेंगे तो उसमें सेल ऑफ गुड्स के साथ साथ सेल ऑफ सर्विसेज को भी इंक्लूड करके चला जाएगा। अब हम बात करते हैं चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ रिटेलिंग। पहले एक प्रोडक्ट के सेलर्स बहुत कम होते थे और कंपटीशन भी बहुत कम था। सिमिलरली बायर्स भी लिमिटेड होते थे और बायर्स की जो एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स थी वो भी बड़ी लिमिटेड थी। मार्केट में जैसी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वो उन्हीं से सेटिस्फाई हो जाया करते थे, और जो रिटेलर्स थे उनका मेन मोटिव भी प्रॉफिट्स अर्न करना था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, सेलर्स और बायर्स का नंबर बढ़ता गया, मार्केट में कंपटीशन बढ़ता गया, और आज इंटरनेट के यूज़ के कारण रिटेलर्स दुनिया भर के कस्टमर्स से डील करते हैं। तो रिटेल बिजनेस अभी ग्लोबलाइज्ड हो गया है। आज लोग अपनी डिमांड्स और प्रोडक्ट यूटिलिटीज़ को लेकर डिमांडिंग हो गए हैं। जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बढ़ गई हैं, उनकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो ज़्यादा वैरायटी चाहते हैं प्रोडक्ट्स की, ताकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से वो चूज़ कर सकें। और अगर हम रिटेलर की बात करें तो उसका भी मेन मोटिव अभी सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग नहीं रह गया, इसके साथ साथ रिटेनिंग ऑफ कस्टमर्स भी हो गया है कि सिर्फ आप प्रॉफिट ही नहीं कमाना चाहते,
आप नए कस्टमर्स भी जोड़ना चाहते हैं और उसके साथ साथ पुराने कस्टमर्स को रिटेन भी करना चाहते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि रिटेलिंग कस्टमर सेंट्रिक हो गया है। आज रिटेलर्स अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत सी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स, डिस्काउंट्स, गिफ्ट्स, वाउचर्स, कूपन्स आदि का उपयोग भी करने लगे हैं ताकि नए से नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें और पुराने कस्टमर्स को रिटेन कर सकें। अब डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। अगर हम रिटेलिंग की डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो रिटेलिंग में सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, ऐसी सब एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड करना है हमें, वस्तुओं को भी और सेवाओं को भी। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल्स में इन्वॉल्व होंगी। किसको करना है सेल? टू द फाइनल कंज्यूमर। और किस लिए करना है? फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज़। तो जब ग्राहक अपने इस्तेमाल के लिए और नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए मटेरियल को बाय करता है तो इसे हम रिटेलिंग मान के चलेंगे। एक सेकेंड डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अ सेट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड ऑन, तो ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है टू अकम्प्लिशिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल, फैमिली और हाउस होल्ड यूज। तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसी सब एक्टिविटीज़ जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाएगी। और किसके लिए? पर्पस क्या होगा इसका? अपने पर्सनल यूज़ के लिए, फैमिली के यूज़ के लिए और हाउस होल्ड यूज़ के लिए। वेदर परफॉर्म्ड इन अ स्टोर और बाय सम फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग। अब यहाँ पे हमने स्टोर रिटेलिंग एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि आज के समय में रिटेलिंग सिर्फ स्टोर्स तक ही सीमित नहीं रह गया। आप इंटरनेट के थ्रू बिना स्टोर्स के भी सेलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सेलिंग हो सकती है। और आज के समय में ऑनलाइन सेल ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। तो हम यहाँ पे दोनों मोड ऑफ सेलिंग को इंक्लूड करके चलेंगे, वेदर सेल्स आर मेड एट स्टोर और नॉन स्टोर रिटेलिंग। आगे बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ रिटेलिंग की। तो फीचर्स ऑफ रिटेलिंग से पहले हम 3 शब्दों को डिस्कस कर लेते हैं, रिटेल, रिटेलर एंड रिटेलिंग। तो सबसे पहले अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल मीन्स कस्टमर्स के लिए सूटेबल गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग की एक प्रोसेस को हम रिटेल कहते हैं। देन रिटेलर एक ऐसा पर्सन जो कस्टमर को गुड्स बेचता है। मोस्टली ये होलसेलर से माल खरीदेगा और कस्टमर्स को बेचेगा। बट बिग रिटेलर्स जैसे वॉलमार्ट की अगर हम बात की जाए, वो एक बड़ा रिटेल ग्रुप है। तो जो बिग रिटेलर्स हैं वो सीधा मैन्युफैक्चरर से भी माल खरीद सकते हैं। अब रिटेल और रिटेलर की बात हो गई तो रिटेलिंग की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसी कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें माल को खरीदने की, स्मॉल पैकेट्स में उनकी रीपैकिंग की और फिर उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाने की सब एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम रिटेलिंग के फीचर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात आ जाती है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम रिटेलिंग की बात करें तो रिटेलिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी वी मीन any activity or any business transaction which is made for the purpose of profit earning. And as we all know कि retailing में भी हम यही कर रहे हैं कि आप अपने goods and services की सेल कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले कह सकते हैं it is an economic activity. Second, इट इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो हम अभी कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हम दोनों ही चीज़ों को शामिल करेंगे, चाहे गुड्स की सेल की बात की जाए या सर्विसेज की सेल की बात की जाए, दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल होंगी। देन इट इंक्लूड्स अर्निंग प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर्स, इट इन्वॉल्व्स अर्निंग प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। तो अर्निंग प्रॉफिट्स की बात तो की ही जा रही है। यहाँ पे अब ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ रिटेलिंग एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिटेलिंग दोनों को शामिल कर लिया गया है। और प्रॉफिट्स अर्न करने के साथ साथ, और कैसे आप प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके और साथ में उसकी रिटेंशन की कोशिश करते हुए। नेक्स्ट इज इट एम्स एट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स। आज के समय में अगर आप प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हैं तो आपका मेन अट्रैक्शन होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक
बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हों। तो जो बिज़नेस का एम होगा कस्टमर्स की गिनती को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा माल खरीदें और हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ सकें। देन इट इन्वॉल्व्स लेसर क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम पर कस्टमर बात करें तो इसमें लेसर क्वांटिटी शामिल होगी गुड्स को बेचने की। जैसे होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज़ में माल को बेचता है, तो जो रिटेलर है पर कस्टमर कंपैरेटिवली लेसर क्वांटिटीज़ को बेचेगा। देन इफ़ वी डिस्कस दिस इज़ लास्ट लिंक इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक डायग्राम भी स्टडी किया था, जिसमें हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को लेके चल रहे थे, देन होलसेलर को हमने लिया था, उसके बाद रिटेलर का नंबर आया था, और उसके बाद तो हमारा अल्टीमेट कस्टमर ही आ जाता है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो ये उसका लास्ट लिंक बनता है। आगे अगर हम फीचर्स को कंटिन्यू करते हैं तो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सो मैनी पीपल। अब रिटेलिंग के बिजनेस में आपके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। आज अगर आप एक बिग रिटेल हाउस को, बिग रिटेल स्टोर को विजुअलाइज करें तो व्हेनेवर यू एंटर एनी रिटेल स्टोर यू सी देयर दैट सो मैनी पर्सन्स एट सो मैनी लेवल्स आर वर्किंग देयर। उसमें आपका हेल्पिंग स्टाफ भी आ जाएगा, सुपरवाइजर्स भी आ जाएंगे, सेल्समैन भी आ जाएंगे, मैनेजर्स भी आ जाएंगे। सो मैनी पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू दिस रिटेलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, इट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स बाय वेरियस मेथड्स सच एज डिस्काउंट्स, कूपन्स, गिफ्ट्स एट्सेट्रा। जब आज के समय में हमारा पर्पस कस्टमर्स का नंबर बढ़ाना है रिटेलिंग में, तो उसके लिए बहुत सारी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स को, डिस्काउंट्स को यूज़ किया जाता है, बहुत सारे कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, फ्री गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ताकि नए से नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। देन सेलिंग लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स। अभी हमने कहा था कि लेसर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ गुड्स सोल्ड, तो पर कस्टमर हम क्वांटिटी कम बेच रहे हैं, बट वी आर डीलिंग इन लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स। हम एक प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स में एक साथ हम डील कर रहे हैं, और कस्टमर को एक प्रोडक्ट में भी आगे डिफरेंट वेराइटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं ताकि वो चॉइस कर सके। देन नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। आज के समय में जब आप, जो रिटेलर है एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसी कड़ी है या ऐसा लिंक है जिसकी डीलिंग सीधा कस्टमर्स के साथ है। तो जब आप कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं तो उसमें आपका उनके साथ पर्सनल गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप कस्टमर की बात को जान सकें और उनके दिए हुए रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोडक्ट में अगर कोई ऑल्ट्रेशंस करवाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर तक मैसेजेस देना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट कस्टमर के साथ इस्टेब्लिश होगा। Then display of goods at shop plays a major role in attracting the customers. Whenever you visit any retail store, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि बहुत सारे शो केसेस में प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और उन्हें एक रफ आइडिया देने के लिए दैट विच टाइप ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल एट दिस रिटेल स्टोर। तो बहुत बार बहुत सारी चीज़ें जो आप ख़रीदने की सोचते भी नहीं हैं, रिटेल स्टोर के डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशंस को देखने के बाद आपको उसकी ज़रूरत भी महसूस होने लगती है। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट द शॉप का भी बड़ा रोल है। देन लोकेशन एंड लेआउट ऑफ स्टोर इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिटेलिंग। जब हम रिटेलिंग की बात करते हैं तो आपका रिटेल स्टोर कहाँ लोकेटेड है और उसका लेआउट कैसा है, ये भी आज सक्सेसफुल रिटेलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका स्टोर एक प्रॉपर लोकेशन पे बेस्ड है, आई मीन वहाँ पे कस्टमर का पहुँचना बहुत आसान है, आपका मार्केट का सेंट्रल प्लेस है, ईजी टू अप्रोच एरिया है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अप्रोच कर पाएंगे। और आपके स्टोर में प्रोडक्ट का लेआउट किस तरह का है, लेआउट मीन्स हाउ द गुड्स आर डिस्प्लेड। जब आप आगे फर्दर चैप्टर्स करेंगे तो हम उसमें स्टोर लेआउट का पूरा एक चैप्टर करेंगे जिसमें हम डिटेल्स में वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ फ़िलहाल इतनी बात करनी इम्पॉर्टेंट है कि जो माल का लेआउट है, माल को कैसे रखा गया है, किस स्टाइल से रखा गया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे हमारे फीचर्स। अभी हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिटेलिंग की। तो जब हम नेचर ऑफ रिटेलिंग की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट आता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या था
कि प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना। तो रिटेलिंग भी एक मार्केटिंग एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, और इसका भी अल्टीमेट पर्पस यही है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा सकें, और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं, वैरायटी ऑफ कस्टमर्स तक, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को हम पहुंचा सकें। सेकेंड इज कस्टमर सेंट्रिक। हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं कि आज के समय में रिटेलिंग कस्टमर सेंट्रिक है। आप उन्हीं चीज़ों में डील करेंगे जिनकी कस्टमर्स डिमांड करते हैं, और उसी टाइप की वैरायटी को आप अपने पास स्टोर करेंगे जिनकी डिमांड कस्टमर्स करते हैं। जिस तरह की पैकिंग की रिक्वायरमेंट है, आप सारी चीज़ें अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही अरेंज करेंगे। और इसके साथ साथ रिटेलर वेरियस सेल्स प्रमोशन मेथड्स भी यूज़ करेगा, जिसके थ्रू कस्टमर्स को ल्योर किया जा सके, उन्हें बहुत सारी स्कीम्स दी जा सकें, डिस्काउंट्स दिए जा सकें। इसके अलावा हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल। रिटेलिंग हैज़ मैनी डायमेंशंस। हम इसमें लोकल किराना शॉप से लेके सुपर मॉल तक इंक्लूड करते हैं। ऐसे सुपर मॉल्स जो मल्टीपल ब्रांड्स में डील कर रहे हैं, या ऐसे स्टोर्स, स्पेशलिटी स्टोर्स जो मेनली एक ही तरह की आइटम में डील करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही पूरा शोरूम है, उसमें सिवाय उस ब्रांड के दूसरा कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिलता। एंड ऐसे भी मॉल्स हैं, ऐसे भी मार्केट्स में रिटेल स्टोर्स आपको मिल जाएंगे जो मल्टीपल ब्रांड्स में डील करते हैं। तो हम अगर बात करें तो दिस इज़ मल्टी डायमेंशनल, एंड विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट मैनी फोल्ड इसका जो स्कोप है इंक्रीज़ हो चुका है। हम इंटरनेट की मदद से बहुत सारी गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग बड़ी कन्वीनियंटली कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए वेरिंग जोग्राफिकल लोकेशंस, तो जोग्राफिकल एरिया ऑफ रीच ऑफ रिटेलर्स वेरीज वाइडली। अब इसमें आप लोकल मार्केट में भी अपने कस्टमर्स को चीज़ें बेच सकते हैं, सुपर मॉल्स तक पहुंचा के बेच सकते हैं, लार्ज वेराइटी ऑफ कस्टमर्स से डील कर सकते हैं, और इंटरनेट के यूज़ के साथ साथ आज आप ऑल ओवर कंट्री के साथ साथ इवन अब्रॉड भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो हम ये मान के चलें कि आप डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस को कवर अप कर सकते हैं, चाहे वो लोकल मार्केट हो, चाहे आपके दूसरे सिटीज़ हों, ऑल ओवर द कंट्री हो, या अब्रॉड हो। नेक्स्ट, अगर हम नेचर की बात करें, इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल। व्हेन वी आर टॉकिंग इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल मीन्स कि इसमें बहुत सारा बदलाव आया है। जब हम रिटेलिंग की स्टार्ट की बात करें तो तब से लेके आज तक बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस इसमें हुए हैं, और ये किस फॉर्म में है? जैसे पहले ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, अभी कस्टमर फोकस्ड हो गया। मेथड्स ऑफ रिटेलिंग की बात करें तो पहले सिंपल रिटेल शॉप्स होती थी, आज मल्टीपल ब्रांड मॉल्स हैं। एरिया कवर्ड की बात की जाए, पहले स्मॉलर एरियाज़ को कवर अप करते थे, अभी होल कंट्री को या अदर कंट्रीज़ को भी हम साथ में कवर अप करते हैं। कस्टमर्स की बात की जाए तो पहले सिंपल लोकल कस्टमर से लेके आज हर एरिया ऑफ लाइफ और फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम डील करते हैं। और अगर ट्रांसफॉर्मेशनल में बात की जाए डिफरेंट फॉर्मेट्स की, तो पहले सेल्समैन के थ्रू, मॉल्स के थ्रू, मंडीज़ के थ्रू या लोकल किराना शॉप्स के थ्रू होती थी सेल्स। अगर आज के समय में हम रिटेल के मॉडर्न फॉर्मेट्स की बात करें तो आज कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, हाइपर मार्केट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, डिस्काउंट स्टोर्स हैं, और स्पेशलिटी स्टोर्स भी हैं। इट मीन्स हमारे इस रिटेल में सिंस इंसेप्शन, जब से ये स्टार्ट हुआ, आज की डेट में अगर देखा जाए बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर हम रिटेलिंग को एक प्रोसेस की फॉर्म में बात करते हैं तो ये एक सिंपल मैनेजमेंट प्रोसेस ना होके एक कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपका रिटेल स्टोर की लोकेशन क्या है, वो कन्वीनियंट प्लेस पे है, वहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के गुड्स को आपने कैसे अरेंज करना है, देन गुड्स को कन्वीनियंट क्वांटिटीज़ में कस्टमर्स को बेचना, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, सेल्स प्रमोशन मेजर्स को यूज़ करना, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं।
आप खाली आइटम को सेल नहीं कर रहे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इट इज़ अ कम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रोसेस। तो जो भी पर्सन काम कर रहा है रिटेलिंग में, उसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी ज़रूरी है, ताकि वो अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाए। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिटेलिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाती है। अगर आज के समय में आपको सरवाइव करना है रिटेल मार्केट में, तो उसमें आप सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ऑफर करके काम नहीं चल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई बेकरी शॉप है, तो अगर बेकरी शॉप है, आप सिंपल 2 या 3 तरह के केक्स रख के काम नहीं चल पाएगा। आपको केक्स के साथ साथ बिस्किट्स की अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। आपकी जो शॉप है उसका एम्बियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। उससे साथ साथ कुछ आपको कन्फेक्शनरी आइटम्स भी लेनी पड़ेंगी, इंक्लूड करनी पड़ेंगी, और अलग अलग फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंगली आपको थीम बेस्ड प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इसका मतलब असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ ऑफ utmost इम्पॉर्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दीज आइटम्स, पीपल में एक्सपेक्ट यू कि आप कोई बर्थडे या एनिवर्सरी कैंडल्स भी रखें अपने पास, कुछ डेकोरेशन आइटम्स भी रखी जाएं। अगर आप लोकल मार्केट में एक अच्छी चलती हुई बेकरी शॉप की बात करें, तो इफ़ यू विजिट सच अ बेकरी शॉप, देन यू विल फाइंड दैट देयर आर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल। आपकी जो बेसिक बेकरी के आइटम्स हैं उनको छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो रिटेलिंग इज़ एन असॉर्टमेंट ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। देन स्टडिंग डिमांड पैटर्न। अब रिटेलिंग में आप डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो जब आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो आपको it is required that you study the current demand pattern of product. आप जो भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, आप उसका करंट डिमांड पैटर्न चेक करिए कि कितना मांग है उस प्रोडक्ट का, मार्केट में कितनी डिमांड है। तभी आप ये जान पाएंगे कि आपके पास उन गुड्स की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। इन केस आपने बहुत ह्यूज क्वांटिटी बाय करके रख ली और आपने डिमांड पैटर्न को नहीं स्टडी किया था, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाएंगी, ख़राब हो सकती हैं अगर वो फूड आइटम्स हैं। और इसी तरह से अगर आपने कम आइटम्स रखी तो उस केस में हो सकता है आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपने कस्टमर को मटेरियल प्रोवाइड ना कर पाएँ। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी डिमांड पैटर्न, ओनली देन यू विल बी एबल टू supply appropriate quantity to your customers without any hindrance. Next बात करें तो creation of utilities. जब हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। और अगर हम यूटिलिटीज़ की बात करें तो हमारी टाइम यूटिलिटी है, प्लेस यूटिलिटी है, पोजेशन यूटिलिटी है। और जब हम बात करते हैं अपने रिटेलिंग बिजनेस की, तो इसमें स्पेशली टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी को हम क्रिएट करते हैं। टाइम यूटिलिटी आपने कैसे क्रिएट की? आपने मैन्युफैक्चरर से ह्यूज नंबर में आइटम्स को बाय कर लिया, यू स्टोर्ड देम, एंड जब जिस समय पे आपके कस्टमर को वो आइटम चाहिए, यू मेक देम अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसी तरह से प्लेस यूटिलिटी आप क्रिएट करते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरर का प्लेस एक डिस्टेंट प्लेस पे है, तो आप लोकल मार्केट तक उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाएंगे जहां आपके कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ में मेनली हम रिटेलिंग में टाइम एंड प्लेस यूटिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। देन इज़ प्राइवेट ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। जब ये जो रिटेलिंग एक्टिविटी में इतना बूम आया है, इसकी वजह से क्रिएशन ऑफ प्राइवेट ब्रांड्स का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब क्रिएशन ऑफ प्राइवेट ब्रांड्स का मतलब क्या है? प्राइवेट ब्रांडिंग और लेबलिंग का मतलब है मैन्युफैक्चरर से बल्क में माल खरीदना और फिर उसे अपना ब्रांड दे देना। आपने मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा, आपने उसके ऊपर ब्रांड नेम अपना लगा दिया और फिर मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस किया। विद द इंक्रीज इन रिटेलिंग देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स, जो एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही माल बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग बाज़ार, फूड बाज़ार,
जो फ्यूचर ग्रुप का है, देन रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फुटप्रिंट्स, रिलायंस फ्रेश। तो आप बेसिकली एक ही ब्रांड के आइटम्स को सेल आउट कर रहे हैं। बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं दे हैव कस्टमाइज देयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू लोकल टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द मासेस। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रिंक्स की बात करें तो कुछ समय तक ज़्यादा लेमन फ्लेवर में ज़्यादा आइटम्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी ये चीज़ें लेमन वाटर ज़्यादा पॉपुलर होता गया, ज़्यादा डिमांड आती गई, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने नींबू, 7 अप इस तरह के ड्रिंक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा थी। अगर आप आज के समय में देखें, लस्सी इज़ बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे एज वी try to discourage जो health practitioners हैं they advise us not to use cold drinks and तो उस केस में लस्सी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है और बहुत सारे वेरिएंट्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि डिमांड है कस्टमर की और डिफरेंट ब्रांड्स और लेबल्स के अंडर आपको ये प्रोडक्ट्स मिलने लग गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी और सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द कस्टमर। अब आप फाइनेंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को? दैट इफ़ कस्टमर इज़ नॉट फीलिंग इट कंफर्टेबल और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा आपकी प्रोडक्ट को बाय करना, तो आप उसे ज़ीरो इंटरेस्ट पेमेंट वाली फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, डाउन पेमेंट पे ले जाओ और बाकी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से उनकी जो कस्टमर बेस है हमारा वो बढ़ जाएगा और कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे, कार्स पे, रेफ्रिजरेटर्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे, फर्नीचर पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी अवेलेबल है ताकि ईज़िली कस्टमर्स अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और उन्हें फाइनेंस की भी कोई प्रॉब्लम ना आए। देन इज़ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज। जब हम आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करते हैं तो सेल के बाद आपने फ्री होम डिलीवरी दे दी गुड्स की, आपने फ्री गिफ्ट रैपिंग उनकी कर दी, तो आज के टाइम में खाली सेल नहीं करना, सेल सर्विसेज भी, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करना, इंक्लूड करना होगा। इसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इंस्टॉलिंग द प्रोडक्ट्स। जब आप बहुत सारी आइटम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बाय करते हैं, आपने एसी बाय किया, आपने रेफ्रिजरेटर बाय किया या आपने कोई इलेक्ट्रिक चिमनी बाय की, तो बहुत सारे केसेस में आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिल जाती है। उससे कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट हो जाता है और अट्रैक्टिव लगता है और उनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आप बेयर कर लेते हैं, तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का ये भी एक तरीका है एंड सर्विस भी है। Then is display and demonstration. Display and demonstration also affect the buyer's decision. अगर items retail shop में properly displayed हैं, आप उनका प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तो उस केस में बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फेस्टिवल्स के ऊपर ख़ास तौर पे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, तो कस्टमर्स चाहे गिफ्ट्स के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए बहुत सारी आइटम्स को बाय करते हैं। सो इन नटशेल अगर हम अब तक के अपने सारे टॉपिक को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो वी कैन से कि रिटेलिंग एक कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशनल, एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ या वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। टारगेटिंग कस्टमर, स्टडिंग दियर डिमांड पैटर्न्स, फिर प्रोडक्ट को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना डिफरेंट डिस्काउंट्स देते हुए, गिफ्ट्स देते हुए, लॉयल्टी बोनस देते हुए। अपार्ट फ्रॉम दीज रिटेलिंग डज नॉट एंड विद सेल ऑफ गुड्स। इसमें बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज भी आ रही हैं जिनका हमने अभी अभी जिक्र किया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिटेल मार्केट। आज के इस वीडियो में हम इतना ही टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के साथ।